या दो पार्ट में डिवाइड किया था ट्रेसेबिलिटी कॉस्टिंग को। यस सर जी, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था और हमने कहा था जी कि ट्रेसेबिलिटी कॉस्टिंग डायरेक्ट कॉस्ट, मिसाल के तौर पर मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, अब पहला सवाल ये होना चाहिए जी कि डायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, अच्छा बेटे इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कोई भी कॉस्ट जिसमें तीन तरह की क्वालिटीज होंगी दैट वुड बी नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। कौन कौन सी? इट इज अ कॉस्ट दैट मस्ट बी, जो जिसमें पहला फीचर क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी मेजरेबल। सेकंड, it must be allocatable. And third one, it must be traceable. It must be traceable. अगर भाई कोई भी क्वालिटी बेटा जिसमें ये तीन तरह की फीचर्स हों कोई किसी भी किस्म के कॉस्ट में, that cost would be known as direct cost. That cost would be known as डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि मेजरेबल हो, जिसको मेजर किया जा सकता हो एज पर यूनिट। मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, जिसको एलोकेट किया जा सकता हूँ या यूनिट के हिसाब से एक यूनिट पे कितना खर्चा आएगा, और उसको ट्रेस किया जा सकता हो, दैट इज बेसिकली नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट आ जाएगा। मैं इसी को कॉपी करता हूँ। अच्छा, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होगा, ये इनडायरेक्ट में यहाँ लिख देता हूँ। इनडायरेक्ट कॉस्ट में इट इज अ कॉस्ट दैट शुड नॉट बी, फर्स्ट मेजरेबल नहीं होना चाहिए एज पर यूनिट, टू एलोकेटेबल एज पर यूनिट नहीं होना चाहिए, और थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, ट्रेसेबल नहीं होना चाहिए एज ट्रेसेबल, इट शुड नॉट बी ट्रेसेबल एज पर यूनिट। अगर कोई भी कॉस्ट जिसमें ये तीन तरह की क्वालिटीज ना हो, तो दैट कॉस्ट वुड बी नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल के तौर पर, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, सिंपल वन। फॉर एग्जाम्पल, someone wants to manufacture now, उसके लिए क्या चाहिए, वुड चाहिए होगा, कारपेंटर, ठीक है। इसके अलावा आपको ग्लू चाहिए, पॉलिश चाहिए, यू ऑल्सो नीड नेल। हम पिछले में पढ़ चुके हैं। मैं बीच पूछ रहा हूँ क्या ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं? मेरा सवाल यही है आप लोगों से। यस सर, ये कर चुके हैं। अच्छा, मिसलेनियस कॉस्टिंग तक हम पढ़ चुके हैं। ट्रेसेबिलिटी कॉस्ट तो पिछले लेक्चर में होगी थी कवर। यस सर, इस पर नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्रेसेबिलिटी से आगे हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नो सर, खाली ट्रेसेबिलिटी पढ़ा और इसके बाद ऑर्डर लिस्ट के मेथड पढ़ा। यस, नहीं समझ आ गई, ठीक है। वो हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि टाइम नहीं था, तो हमने कहा था यार ये पढ़ लेते हैं और नमाज के बाद फिर हम एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मुझे याद आ गया ये बात। अच्छा, ये उसी के साथ फिर अगर आप लोग ये पढ़ चुके हैं तो ये ज़्यादा अब ईजी हो जाएगा। मैं आगे अगर अगला टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहूँ, या पहले पढ़ चुके हैं ना, और ये नोट भी कर चुके हैं। सर ये नोट किया हुआ है, एग्जाम्पल भी ये वाली हो गई थी कंप्लीट हमारी। एग्जाम्पल हो गई थी या नहीं? यस
एग्जाम्पल हो गई थी हमारी कंप्लीट। ओके, तो अब हम आते हैं फिर ये और भी अच्छा हो गया। मैं इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके चल के एक और टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने चेक किया, मुझे बताया मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है बेटा। एक चीज याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट है पीरियोडिक कॉस्ट और दूसरा कंपोनेंट है प्रोडक्ट कॉस्ट। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है बेटा? ये वो कॉस्ट है which is related to a particular period. Product cost क्या है? It is a cost that is related to a particular cost. A particular period. मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल कैन बी रेंट। आप रेंट देते हैं, वो एक खास पीरियड के साथ लिंक है। उस सिचुएशन में अगर ऐसे कोई कॉस्ट आप देते हैं, that cost is known as what? That cost is known as periodic cost. Period cost. It is a cost that is associated, that is related with the production of a unit slash product. एक प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आपको दरकार होती हैं, जो कॉस्ट आपको चाहिए होती हैं, that cost is known as product cost. Am I clear now? It is a cost that related with the production of a unit, with the production of a unit or product. अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? हम उसे कहेंगे ये प्रोडक्ट कॉस्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट है। प्रोडक्ट कॉस्ट के तीन कंपोनेंट हो सकते हैं। पहला, दूसरा मैं पहले जगह बना लेता हूँ। पहला कंपोनेंट है इसका, दैट इज नोन एज मटेरियल। पहला है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड, जो कि डायरेक्टली लिंक है किसके साथ? डायरेक्टली लिंक है आने के साथ। दूसरा है मटेरियल, जो कि अगेन डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ? मटेरियल को बनाने के साथ। और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, which is also known as MOH, जिसको MOH कहा जा सकता है, FOH कहा जा सकता है, ओवरहेड कहा जा सकता है। लेकिन मुझे थोड़ा MOH इजी लगता है प्रोनाउंस करने में, तो मैं MOH लिखूँ, ठीक है। सिंपल ओवरहेड्स भी आप कह सकते हैं इसको। अच्छा, अब लेबर को बेटा हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज नो डायरेक्ट लेबर। वी कैन हैव डायरेक्ट लेबर एंड देन वी कैन हैव इनडायरेक्ट। Then we can have direct material, and then we also can have indirect material. अच्छा, कोई भी cost, all costs related to production, all costs related to the production except direct labor and direct material. Direct labor and direct material are considered as manufacturing, considered as MOH, या उसको हम ओवरहेड्स कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जितनी भी कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के बाद, दैट कॉस्ट वुड बी नोन एज व्हाट? दैट कॉस्ट वुड बी नोन एज MOH। लेबर में डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, और इसके अलावा फिर MOH। ये तीन किसके हिस्से हैं? ये तीनों प्रोडक्ट कॉस्ट के हिस्से हैं। अगर मैं एरो ड्रॉ करना चाहूं तो एरो ऐसे ड्रॉ करूं।
ठीक है, मटेरियल, आपने मटेरियल लेबर, मटेरियल एंड एमॉइल। डायरेक्ट मटेरियल ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लास्ट एग्जांपल में डायरेक्ट लेबर बताइएगा, तो आप मुझे बता सकते हैं? लास्ट जो चेयर वाली एग्जांपल हमने पढ़ी उसमें हम मुझे डायरेक्ट लेबर आप बता सकते हैं? कारपेंटर सर। कारपेंटर की जो सैलरी है दैट इज बेसिकली व्हाट, या कारपेंटर को जो आप wages दे रहे हैं दैट इज बेसिकली डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या होगा? सुपरवाइजर सर्विस। सुपरवाइजर। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? वुड सर। वुड। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? ये इनडायरेक्ट लिखना चाहिए, मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये इनडायरेक्ट। नेल्स, ग्लू और पॉलिश। नेल्स, ग्लू और पॉलिश। नेल और पॉलिश। ग्लू एंड पॉलिश। ठीक है, these are known as इसको क्या कहेंगे बेटा? ये सारे इनडायरेक्ट मटेरियल का हिस्सा। Am I clear so far? और एक और पॉइंट याद रखिएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर जितना है दिस विल आल्सो बी पार्ट ऑफ द MOH। इसके अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल ये जो है दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द MOH। तो जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल हैं इन सब में से दैट वुड बी पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। सर ओके, तो अपने साथ नोट कर लें, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर अल्लाह का शुक्र है सर। फाइनली बाय द ग्रेस मेरे साथ फाइनली आप आ गए। सर फाइनली सर अभी बहाल हुआ है नेट। मेहरबानी है पीटीसीएल वालों की सर। चले, Thank अच्छा you, माश। सर। तो अभी तक व्हाट वी डिस्कस दैट वाज मैन्युफैक्चरिंग। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट आपको मैंने लिखवाया होगा वो फंक्शन कॉस्ट है या नहीं? उसके बाद मिसलेनियस लिखवाया होगा, चेक करें अपना नोटबुक ताकि उसी सीक्वेंस में फिर हमारे जी। किसी ने अगर नोट किया, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि उस सीक्वेंस को आप फिर फॉलो करते रहे ना। फंक्शन कॉस्टिंग चले खैर ऊपर नीचे भी हो जाए तो इतना कोई है फंक्शन कॉस्टिंग है। फंक्शन के बाद ये सर फंक्शन कॉस्ट है। अभी फंक्शन ठीक है। कॉस्ट है, उसके बाद अच्छा जी, फंक्शन कॉस्ट बेटा बहुत सिंपल है। फंक्शन कॉस्ट के लिए आप क्या करते हैं, when the cost is allocated based on the function of
a particular department. So that is known as, मिसाल के तौर पर HR डिपार्टमेंट की अलग आप कॉस्टिंग करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अलग करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अलग आप कॉस्टिंग कर रहे हैं. तो दैट कॉस्टिंग इज बेसिकली नोन एज फंक्शन कॉस्टिंग. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Is it? Next concept sir. है that is miscellaneous costing. Miscellaneous costing क्या है? Miscellaneous costing क्या है? Miscellaneous costing बहुत सिंपल है. Miscellaneous costing में पहले अगर आपने शायद आपके नोटबुक में होगा that would be prime cost. Prime cost. अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताता चलूं कि डायरेक्ट लेबर को हम DL से डिनोट करेंगे, तो ये याद रखिएगा. प्लस डायरेक्ट मटेरियल को उधर मुझे लिखना चाहिए था लेकिन वहां लिख नहीं पाया, यहाँ इसको डायरेक्ट मटेरियल से आप रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, DM से. अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, मैं DM लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. ठीक है, तो थ्रू आउट दिस चैप्टर या थ्रू आउट दिस कोर्स जब भी हम डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे तो हम इसको DL और DM से डिनोट करेंगे. ठीक हो गया जी? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और पॉइंट जो प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर DL प्लस DM प्लस MOH. ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? जो हमने लिखवाया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसे ही है. प्रोडक्ट कॉस्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं. बिल्कुल कह सकते हैं. और मजे की बात आपको बताऊं, ये हमने आप बिल्कुल जैसे पहले हमने जहां मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिस्कस किया था उधर उसके सामने भी ये लिख दीजिएगा, प्रोडक्ट कॉस्ट के सामने ये उधर भी लिख दीजिएगा जो इससे पहले मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में पढ़ाया था. ये एक ही बात है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट और ये प्रोडक्ट कॉस्ट एक है. ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है कि ये जो मैंने इक्वेशन Yes, लिखवाया sir. आप लोगों को, ये उधर भी आप अंडर भी लिख दीजिएगा जहां मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट को आपको बताया था. चूंकि वहां मैंने फार्मूला नहीं लिखा तो मैंने कहा चले यहाँ पे वो फार्मूला मैं इनकॉर्पोरेट कर दूं ताकि आपको फार्मूला वाइज समझ आ जाए कि प्रोडक्ट कॉस्ट इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, यस sir. सर. लास्ट वन Yes, इज sir. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बेटा? इट इज द कॉस्ट. बल्कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक एग्जांपल देता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल, यू हैव 100 रुपीज, you have 100 rupees. Now you have two options, option A and then you have option B. In case of option A will offer a return of 10%, whereas option B will offer a return of 11%. टाइम कितना है दोनों के लिए? टाइम जो है that is for example 1 year. That is 1 year. ठीक है. अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे? Which one would be better? आप कहेंगे यार इस तरह कर लेते हैं ना, पहले मैं कैलकुलेट तो करूं कि दोनों का फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी, दोनों की फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर क्या बनेगी. तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P0 into 1 plus I raised to the power T. तो इस सिचुएशन में 100 into 1.1 raised to the power क्या आएगा? 1.1 raised to the power 1. That will be equal to 110. अच्छा जी, अब आते हैं ऑप्शन बी की तरफ. ऑप्शन बी में जो हमारे पास पैसे हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है. In this case, you will have a total amount of
फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100 इंटू 1.11 और ये 111 वैल्यू आ जाएगी. नाउ विच वन इज बेटर? B. Okay. Now, if you have the B value is that is 111 rupees, जो कि आपको you will get $1 or 1 extra rupee by investing 100 rupees over here. अब जिस चीज़ को बेटा आप forgo कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हैं, जिस चीज़ को आप छोड़ना चाहते हैं against another alternative option, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है opportunity cost. So in this case, your opportunity cost is how much? Your opportunity cost is 10%. ठीक हो गया? Am I clear? Yes, sir. जी सर, क्लियर हो गया सर. तब तक आप बेटा ये नोट कर लें. सर ये रिपीट कर दें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके. बेटा नाम साथ में बताते जाएं. सर कोमल. ओके. कोमल बेटा एक सिंपल बात ये है ना. So suppose you have 100 rupees and you have two options, option A and B. Option A will give you 10% return, yeah, 10% interest rate for 1 year. On the other hand, option B, if you keep that amount with option B, so you'll get an interest rate or return of 11% after 1 year. Now the point is, which one would you choose, A or B? फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू. आप पहले फ्यूचर वैल्यू फाइंड करोगे कि यार किसकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा है, किसकी कम है. आपने फ्यूचर वैल्यू जब फाइंड की, FV आप लोगों ने ये पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस में, या कहीं बिजनेस मैथ में भी पढ़ा होगा. तो FV इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 प्लस I होल रेज़ द पावर T. P इज बेसिकली द प्रिंसिपल अमाउंट 1 और I इज बेसिकली 10%. तो मैंने यहाँ पे ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस 0.1 that's still equal to 1.1. ठीक है. तो अब आप जब कर लोगे that will be value of 110 उससे वैल्यू आ जाएगी. इस तरह ऑप्शन बी जब आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड की that is 111 रुपीज. अब इस सिचुएशन में जो आपको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है वो ऑप्शन बी से मिल रहा है. सो यू विल सेलेक्ट ऑप्शन बी एंड यू विल रिजेक्ट ऑप्शन ए. तो द ऑप्शन दैट यू आर रिजेक्टिंग इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सर कासिम बात कर रहा हूँ. जो ऑप्शन ए है 100 रुपीज़ हमारी इन्वेस्टमेंट है. ऑप्शन ए में हमारे पास 10 है एक्स्ट्रा आ रहे हैं. ऑप्शन बी में जो है ना 11 एक्स्ट्रा आ रहे हैं प्रॉफिट. ठीक है. तो 110 की जो 10 अमाउंट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जा रही है, लेकिन वो हमें यहाँ पे ऑप्शन बी में वो 10 मिल रहे हैं जो कि ऑफसेट हो जाएंगे. प्लस 1 एक्स्ट्रा जो मिल रहा है उसको फिर हम कॉस्ट पे तो नहीं कह रहे हैं, हम उसको फिर क्या कहेंगे, गेन. बेटा इस पॉइंट को जो आप कासिम जो इस पॉइंट को आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कहा जाते हैं इसको. हम उस तरफ नहीं जा रहे. मैं सिंपल अब इस टाइम सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यार मैं एक रुपया यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मैं सिर्फ इन बच्चों को इस सिचुएशन में सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि कहाँ से ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको. ठीक है. ठीक है सर. तो अगर मैं और डिटेल में जाऊंगा तो बच्चे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आप क्या कर रहे हैं इसके साथ. अब समझ आ गई बात की. तो टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल, आप उसमें से देख लें कि जी किसका अमाउंट ज्यादा है. अगर आप इंक्रीमेंटल देख लें तब भी ऑप्शन बी सेलेक्ट करोगे, और अगर आप सिंपल देख लें फिर भी ऑप्शन बी सेलेक्ट करोगे. बेटा ये अपने साथ नोट कर लें. शाबाश.
मेजर साहब, कैन यू हियर मी? मेजर साहब, बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर सर वो नहीं है क्लास में। कोमल है, डू वी हैव कोमल? कोमल तनवीर। यस सर। कोमल बेटा आप इस क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा, ये 2-16। Variable and fixed costs, subtitles and direct and indirect costs. The central area, baby clinic provide a variety of health services to newborn babies. कहाँ से पढ़ना है एक सर? मिनट बेटा, मैं इससे भी बेटा एक मिनट मैं इससे भी जरा एक सिंपल क्वेश्चन देखता हूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मुझे 1 मिनट दीजिए। जी एक्सरसाइज 2-6 अब ये पढ़िएगा। Identifying direct and indirect costs. The Empire Hotel is a 4-star hotel located in downtown Seattle and required for each of the following costs incurred at the Empire Hotel indicate whether it would most likely be a direct cost or an indirect cost of the specified cost object by placing an X in the appropriate column. Cost अच्छा जी, सिंपल X करना room ये service. दीजिए। ये बता रहा हूँ कि आप सिर्फ इसमें ये कर लीजिएगा कि इसके सामने लिख दीजिएगा कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, बस। ठीक है, जब आप कर लें तो रेज योर हैंड, देन आई विल आस्क एनी ऑफ द स्टूडेंट के वो शेयर कर लें अपने मेरे साथ। ओके सर। सर Right, sir. जूम इन कर ले ताकि देखे प्रॉब्लम। क्या है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट versus contribution format income statement। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट वर्सेस कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट। अच्छा जी, नाउ वी हैव ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट में बेटा जैसा आप लोगों को पहले पता है कि अच्छा जी, जैसे आप लोगों को पहले से पता है कि ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। लेस करते हैं आप उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड दैट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करते हैं आप सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, और जब आप वो कर लेते हैं तो दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या आएगा बेटा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या हम इसको नेट इनकम कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। ऑन अदर हैंड, ये तो हमारे पास जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है अच्छा वेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस चीज के बराबर है, उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू एंडिंग इन्वेंट्री, beginning inventory
plus purchases minus ending inventory. ठीक है, beginning plus purchases minus ending. So this is known as, क्या बनेगा ये बन जाएगा cost of goods, cost of goods इसको आप क्या कहते हैं, CGS. ठीक है, ये तो ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट है जो आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे इससे पहले, अकाउंटिंग 1 में, 2 में, 3 में, इस तरह. अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि आपके लिए शायद थोड़ा सा नया होगा, और वो कॉन्सेप्ट है बेटा कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट. इसकी आगे जाके हमें बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. ये आसान भी बहुत है और इसकी हमें बजटिंग में आगे जाके ज़रूरत भी बहुत पड़ेगी. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ कैसे होगा, यहाँ हम बेटा ये करते हैं कि सेल जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे सेलिंग है, एडमिन एक्सपेंसेस है, या CGS है, या इसके अलावा कोई और हेड एक्सपेंसेस है, इन सब एक्सपेंसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है. तो आप कहते हैं लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस. जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है, मिसाल के तौर पर A, B, C, आप इसके अंडर वो रिपोर्ट कर देते हैं, और जब आप ये सारे एक्सपेंसेस सेल से लेस कर देते हैं, दैट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन. इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहा जाता है. फिर हम क्या करते हैं, लेस करते हैं हमारे पास जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस हैं. फिक्स एक्सपेंसेस हमारे पास, उसमें मिसाल के तौर पर X एक्सपेंस है, Y है, Z है, दैट इज नोन एज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्लैश नेट इनकम कहा जा सकता है. ठीक है, this is how we will make contribution format income statements. Contribution format income statement क्या करता है, contribution format income statement जितने भी heads हैं, चाहे selling है, admin है, चाहे इसके अलावा कोई advertising expenditure है, shipping expense है, या इसके अलावा cost of goods sold है, इन सारे expenses को वो 2 हिस्सों में divide कर देता है, fixed और variable में. And then we try to calculate the net operating profit. लेकिन एक मजे की बात आपको बताऊं कि जब आप ये दोनों कैलकुलेशन किसी भी डेटा के लिए करें तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए. अगर आंसर में कोई गलती है तो इसका मतलब है कि आपने कैलकुलेशन में कोई गलती की है. Am I clear? यस सर. ये अपने साथ नोट करें. जी किस चीज को रिपीट कर दूं बेटा? सर ये लास्ट में आपने कैलकुलेशन का कुछ बताया, आपकी आवाज ये है कि अगर इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, मतलब मेरा ये दोनों की कैलकुलेशन से आंसर सेम आना चाहिए, नेट इनकम सेम आना चाहिए. ये सर फर्स्ट वन वाला ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट है और सेकंड वाली कंट्रीब्यूशन है. बिल्कुल ऐसे. सर मैं तो ये बात बता दें, अगर आप मिसाल के तौर पर आपके पास वेरिएबल एक्सपेंस है एडमिन, मिसाल दे रहे हैं, आप वो यहाँ लिख दोगे. और मिसाल के तौर पर आपके पास सेलिंग एक्सपेंस फिक्स है, आप वो यहाँ लिख दोगे और फिर सारी कैलकुलेशन कर लो. ठीक है, यहाँ पे हम हेड वाइज कैलकुलेशन करते हैं. यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स में सारे एक्सपेंसेस को डिवाइड किया जाएगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नेट इनकम. जी सर. Red Hawk Inc. is a merchandiser that provided the following information: number of units sold 10,000, selling price per unit $15, variable selling expense per unit $2, variable administrative expense per unit $1, total fixed selling expense $20,000, total fixed administrative expense $15,000, merchandise inventory beginning balance $12,000, merchandise inventory ending balance $22,000, merchandise purchases $90,000. Required: prepare a traditional income statement, and second requirement is prepare a contribution format income statement. अच्छा बेटा, दो काम करने. पहला ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट बनाएं,
और फिर कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट बनाएं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है? सो गो अहेड, और जब आप कर लें देन रेज योर हैंड। अच्छा जी, पहला ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या है? सेल्स कैलकुलेट करना। सेल्स कैसे कैलकुलेट होगा? आपके पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड है वो कितने हैं? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई बाय दैट विल बी इक्वल टू 1,50,000। 50,000 ऐसे ही है। जी। Yes, sir. 15 लाख आ जाएगा या 1,50,000 आ जाएगा? 1,50,000 होगा। 1,50,000 लेस करिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, कॉस्ट सीजीएस को। सीजीएस में इधर ही, अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं तो मैं इधर ही इसको कर देता हूँ कि एंडिंग वैल्यू, बिगिनिंग इन्वेंटरी प्लस 12,000 परचेजेस माइनस एंडिंग। तो बिगिनिंग इन्वेंटरी की वैल्यू कितनी है? 12,000 ओपनिंग है 12,000, परचेजेस है 90,000 90,000 और आपके पास जो एंडिंग इन्वेंटरी है दैट इज 22,000. ठीक है। उसके सीजीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 80,000 80,000, sir. 80,000। तो मैं ये यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? क्लियर है सबको? जी। और जब आप इससे माइनस करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। 70,000 ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी? 70,000 इसके हिसाब से 70,000। मैं 70,000 लिख देता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, अब क्या करो बेटा, लेस करो इससे सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, मैं ज़रा इसको क्लियर करने के लिए दो तरह के एक्सपेंसेस हैं। एक आपके पास सेलिंग फिक्स एक्सपेंस है, सेलिंग फिक्स एक्सपेंस वो कितना है? 20,000, sir. 20,000. अच्छा, आपके पास वेरिएबल सेलिंग वेरिएबल एक्सपेंस कितना है? Sir, वो भी 20,000 है. 2 पर यूनिट है। वो क्या बन रहा है? पर यूनिट कितना है? Sir, Two per है, sir. unit 2 है वो और अगर 10,000 कोई यूनिट है हमारे पास. अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 ऐसे ही है, दैट Yes. विल मेक इट 20,000। 20,000 ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, Yes, sir. तो Yes, sir. उसके बाद क्या हो गया जी? तो टोटल अगर मैं कहूँ जी टोटल मेरा सेलिंग एक्सपेंस कितना है, तो दैट वुड बी टोटल सेलिंग एक्सपेंस वो कितना आ जाएगा? दैट वुड बी 40,000। 40,000 ठीक है। अब एडमिन की तरफ आते हैं। दोबारा इसमें भी दो तरह की सिचुएशन होगी। एक एडमिन, एक जो है वो एडमिन फिक्स एक्सपेंस होगा, वेरिएबल एक्सपेंस और फिक्स एक्सपेंस। और एक एडमिन वेरिएबल एक्सपेंस होगा। ठीक है। और यहाँ क्या होगा? ये आ जाएगा एडमिन फिक्स। एडमिन फिक्स कितना है? 15,000 15,000। अच्छा जी, इसका वेरिएबल कितना बन रहा है? 10,000, sir. क्योंकि 1
multiply by 10,000, that would make it 10,000. ठीक हो गया जी। तो टोटल एडमिन एक्सपेंस कितना आ गया? 25 सर, 25। ठीक है, तो क्या करें, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करें। नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 5,000। कैसे 5,000 आएगा? कैसे आएगा जी के 76 आप जो है 40 क्या करोगे? and 25 minus 10। आपके पास सिंपल दो ऑप्शंस हैं कि 70,000 से आप लोग क्या करें बेटा, 70,000 से आप 40 को माइनस और 25 को माइनस कर दें, तो द वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब एक मजे की बात आपको बताऊं, अब आपके पास जो एक्सपेंस कैलकुलेट करने वाला है ना, जो कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट है, वो बड़ा इजी हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट क्या है? कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट। मैं ज़रा जल्दी लिखूंगा, उसकी वजह ये कि ये मीटिंग उससे पहले ख़त्म ना हो जाए, जल्दी से मैं इसलिए लिखूंगा। ठीक है, तो अगेन सेल्स की वैल्यू आपके पास आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 150। अच्छा जी, लेस करने से आप क्या, वेरिएबल एक्सपेंसेस, वो कितने हैं, वो कौन कौन से हैं? CGS वेरिएबल, सेलिंग एक्सपेंस, वेरिएबल, एडमिन एक्सपेंस। ठीक है, ये कितना बन रहा है? ये जी बन रहा है 20,000 और हमारे साथ जो एडमिन का बन रहा है दैट इज 10,000। ऐसे ही है ये वेरिएबल। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ जाएगा? 120 और उसके साथ एक और चीज आप CGS भी डाल दें। CGS इज बेसिकली अ वेरिएबल एक्सपेंस, तो वो कितना है? 80,000 ये डाल दें, तो यू विल गेट जब आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन के डाल देंगे तो आपके पास टोटल जो है वो 80,000 आपके पास ये आ गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बन जाएगा? 80 प्लस 90, 80 प्लस 10, 90, 150 से माइनस कर दे तो 60 बच जाएगा। 110 बन जाएगा। हाँ, सर, इसमें से क्या बच सेलिंग जाएगा? एक्सपेंस भी तो लेस माइनस तो मैं नहीं, यही क्या कह रहे हैं आप? मेक इट क्विक बेटा, इससे पहले कि ये मीटिंग खत्म हो जाए। सर, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस भी तो इसमें से लेस करेंगे। अगर CGS 80,000 वेरिएबल सेलिंग डिस्कस कर दिया, वेरिएबल। हाँ जी सर, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस भी तो इससे लेस करेंगे ना? हाँ, वो कितना बन रहा है? 20,000 बन रहा है ना? 20,000 जी सर। वो लिखा 40,000 आएगा तो ये भी है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कितना आ जाएगा? 40,000। 40,000 सर। हाँ 40,000, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये आ जाएगा 40,000। यहाँ क्या लिख देंगे आप लोग? तो यार यहाँ लिख दीजिएगा 40,000। उससे आगे क्या आएगा? सर, फिर यहाँ फिक्स एक्सपेंस हम लेस करेंगे नेक्स्ट। हाँ, अब फिक्स एक्सपेंस फिर माइनस कर दो। ओहो, अच्छा जी, तो ये आ जाएगा 40,000। अच्छा, अब क्या करोगे बेटा? लेस कर दें इससे फिक्स एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस अगेन आपके पास सेलिंग है और एडमिन का है। ये कितना बन रहा है? 20,000 ये सेलिंग बन- का और 15,000 एडमिन का। जी 15,000 एडमिन का, तो जो आपके पास बच जाएगा दैट विल बी टोटल अमाउंट ऑफ 5,000। ठीक है, यस सर। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। तो अपने साथ नोट कर स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि मीटिंग मेरे ख्याल से 1 मिनट 2 में खत्म हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लें या जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। आकाश बेटा अपना सॉल्यूशन भी इनके साथ शेयर कर दें।
ओके सर। थैंक यू हसन कि आपने इन सब की ज़िंदगी आसान कर दी। जी क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर क्लियर। जी सर। जी इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीक मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हाफिज़। अभी 2 मिनट है सर। थैंक यू सर। जी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर CGS को हम वेरिएबल अल्लाह क्यों हाफिज़ ले सर। रहे हैं? अच्छा एक और आगे क्वेश्चन हम करेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मतलब चीज़ बेटा हमेशा याद रखिएगा, इट इज़ बेसिकली ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि आगे हम डिस्कस भी करेंगे। इट इज़ कंसिडर्ड एज वेरिएबल कॉस्ट और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि ये वेरी करता है विद द प्रोडक्शन। तो इसमें तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रोडक्शन एज अ पर यूनिट ये सेम रहेगा, एज जो है इन टोटलिटी ये वेरी करेगा। मतलब फिक्स का कोई पोर्शन इसमें शामिल नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कोई फिक्स का अगर आप देखें CGS बेसिकली डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल आगे जाके हम इसको डिस्कस भी करेंगे जी प्लस MOH। इन तीनों चीजों में कोई एक चीज भी फिक्स नहीं है। These are all relevant with CGS। ये सारे CGS के ये सारे मिलकर CGS बनाते हैं। ठीक है, जब हम स्केड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिस्कस करेंगे तो उसमें इन सारी चीजों की मैं बाइफरकेशन आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ठीक है सर। ठीक है, ठीक ओके। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर।